अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9 क्लास का साइंस ग्रुप का मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमें चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.1 को पढ़ेंगे। आइए स्टूडेंट्स 9 चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आपको चंद एक चीज़ों को समझना होगा। स्टूडेंट्स, तो जो कुछ टॉपिक्स हैं उन्हें हमें डिस्कस करना है। जब आप इनको डिस्कस कर लेंगे तो ये इन फ्यूचर आपके बहुत काम आएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा डिस्कस करने वाला है उसका नाम है प्लेन ज्योमेट्री। क्या नाम है उसका? प्लेन ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट्स, प्लेन ज्योमेट्री क्या होता है? आइए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। The study of the geometrical shape in a plane is called plane geometry। आइए स्टूडेंट्स, हम टॉपिक नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं प्लेन ज्योमेट्री, इसकी डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। आप स्टूडेंट्स किसी भी प्लेन में हॉरिजेंटल या वर्टिकल में ज्योमेट्रिकल शेप को पढ़ते हैं उसको आप प्लेन ज्योमेट्री कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया प्लेन की 2 टाइप है, एक हॉरिजेंटल है और एक वर्टिकल है। तो स्टूडेंट्स, दोनों प्लेन की टाइप्स में अगर आप ज्योमेट्रिकल शेप्स को पढ़ते हैं तो इस मेथड को आप प्लेन ज्योमेट्री कहते हैं। आइए एक दफ़ा दोबारा सुनते हैं। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इन अ प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट्स, आपने सीखा कि आप प्लेन के अंदर किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को पढ़ते हैं तो उस मेथड को आप प्लेन ज्योमेट्री कहते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है स्टूडेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी आप इसको कह सकते हैं, टॉपिक भी कह सकते हैं। ये डेफिनेशन भी है पेपर में जो नंबर ऑफ टाइम आ चुकी है, कोलिनियर पॉइंट्स। क्या इसका नाम है? कोलिनियर पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी, 2 or more than 2 points which lie on the same straight line are called collinear point with respect to that line। तो स्टूडेंट्स, आपने सुना 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक सीधी लाइन पर वाक़या हो तो ऐसे पॉइंट्स को आप कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो बहुत ही आसान काम है, आप इसको समझ भी सकते हैं आसानी के साथ। आप देखिएगा, ये मैं आपके सामने एक लाइन लगा देता हूँ और इस लाइन पे मैं आपके सामने 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट लगा देता हूँ। स्टूडेंट्स, आपके पास पॉइंट्स हों और वो एक ही लाइन पर लगते हों और उनकी तादाद 2 या 2 से ज़्यादा हो तो ऐसे पॉइंट्स को आप कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। आइए एक दफ़ा दोबारा डेफिनेशन को पढ़ते और समझते हैं। 2 or more than 2 points, 2 या 2 से ज़्यादा नुकात which lie on the same straight line, जो एक सीधी लाइन पर वाक़या हों, और called collinear points, उन्हें आप collinear points कहते हैं with respect to that line। आइए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है, आइए उसको समझते हैं। अ क्लोज्ड फिगर इन अ प्लेन ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट इज कॉल्ड ट्राइंगल। एक दफ़ा दोबारा सुनिएगा। अ क्लोज्ड फिगर इन अ प्लेन, एक प्लेन के अंदर आप एक बंद शक्ल बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स, आपने सुना कि अगर आप 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो जो फिगर बनेगी उसको आप क्या बोलेंगे? ट्राइंगल। क्या बोलेंगे? ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, आगे हम ट्राइंगल्स की टाइप्स को डिस्कस करने लगे हैं। तो आप देख रहे हैं ट्राइंगल की फर्स्ट टाइप का नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 में भी मैंने आपको ट्राइंगल की टाइप्स के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि जब हम यूनिट नंबर 9 में जाएंगे
तो इन्हें हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ट्राइंगल की टाइप्स की समझ होना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको इनकी समझ होगी तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। तो ट्राइंगल की फर्स्ट टाइप इसका नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या चीज़ होती है, आइए इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। इफ द लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम, दोबारा सुनिएगा, इफ द लेंथ ऑफ ऑल the three sides of triangle are same, then the triangle is called an equilateral triangle। तो स्टूडेंट्स आपने सुना कि अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल हो, ऐसी ट्राइंगल को आप क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्टूडेंट्स अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो, तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल हो, ऐसी ट्राइंगल को आप क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्टूडेंट्स आइए इसको एक ट्राइंगल्स बनाकर समझते हैं। स्टूडेंट्स फर्ज करें अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, जैसे कि मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बना रहा हूं, अब देख रहे हैं एक ट्राइंगल बन गई। अगर स्टूडेंट्स इसकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल हो, मींस ये भी 3 सेंटीमीटर हो, ये भी 3 सेंटीमीटर हो, ये भी 3 सेंटीमीटर हो, यानी ए बी भी 3 सेंटीमीटर, ए सी भी 3 सेंटीमीटर और बी सी भी 3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स देखिएगा अगर एक ट्राइंगल की तीनों लेंथ्स इक्वल हो, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ये भी 3 सेंटीमीटर है, ए बी भी 3 सेंटीमीटर है, बी सी भी 3 सेंटीमीटर है, ए सी भी 3 सेंटीमीटर है, तो स्टूडेंट्स ऐसी ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे। आपको मेरी बात की समझ आ गई कि एक ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्टूडेंट्स ये ट्राइंगल की दूसरी टाइप होगी। ट्राइंगल की पहली टाइप आपने सीखी इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें आपने सीखा कि उसमें तीनों साइड्स जो हैं वो ट्राइंगल की उनकी मेजरमेंट्स इक्वल होती हैं, या सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब जो दूसरी टाइप है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइए स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन को पढ़ते और समझते हैं। An isosceles triangle is a triangle which has two of its sides with equal, while the third side has different length। एक दफ़ा दोबारा सुनिएगा। An isosceles triangle is a triangle which has two of its sides with equal। आपने सुना, आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइडों की लेंथ इक्वल होती है। दोबारा सुनिएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइडों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, व्हाइल थर्ड साइड हैज़ अ डिफरेंट लेंथ, जबकि तीसरी साइड की लंबाई मुख्तलिफ होती है। तो स्टूडेंट्स आपने सुना आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स, ट्राइंगल की दो साइड्स की मेजरमेंट इक्वल होगी और तीसरी साइड्स की मेजरमेंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। आइए स्टूडेंट्स इसको एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाऊंगा। अब देख रहे हैं मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बना दी। इसका नाम है ए बी, बी सी और ए सी, ए बी, बी सी और ए सी, इसको आप सी ए भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर ए सी की लेंथ 4 सेंटीमीटर हो और बी सी की लेंथ 4 सेंटीमीटर हो और ए बी की लेंथ 3 सेंटीमीटर हो, दोबारा देखें, अगर लेंथ ऑफ ए बी 3 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ ए बी 3 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ बी सी 4 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ ए सी या सी ए 4 सेंटीमीटर है, तो आप देखिए इसमें को कितनी साइडें इक्वल होंगी। स्टूडेंट्स बताइएगा कितनी साइड्स इक्वल होंगी,
यकीनन दो साइड्स इक्वल होंगी, एक AC और एक BC, और दोनों की लेंथ कितनी कितनी आपके पास अवेलेबल है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, जबकि थर्ड साइड जो है उसकी लेंथ डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इस ट्रायंगल में दो साइड्स की लेंथ इक्वल है जबकि थर्ड साइड की लेंथ डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो, थर्ड की डिफरेंट हो, आप उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। कौन सी ट्रायंगल बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइए स्टूडेंट्स ट्रायंगल की नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। ट्रायंगल की नेक्स्ट टाइप है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है नाम उसका? राइट एंगल ट्रायंगल। स्टूडेंट्स अभी तक हमने ट्रायंगल की दो टाइप्स को डिस्कस कर लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की थर्ड टाइप को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ट्रायंगल की थर्ड टाइप का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइए स्टूडेंट्स इसको समझते हैं। अ ट्रायंगल इन विच one of the angle has measure equal to 90 degree is called a right angle triangle। एक दफा दोबारा सुनिएगा। A triangle in which one of the angles has measure equal to 90 degree is called a right angle। तो स्टूडेंट्स आपने सुना एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको आप राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, एक ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री हो तो आप ऐसी ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। आइए स्टूडेंट इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है राइट एंगल बनाना को सीखना। तो राइट एंगल बनाना बहुत आसान काम है। अगर एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो इसको आप राइट एंगल बोलते हैं। कि देखिएगा मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बना ली जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का। स्टूडेंट्स ये एंगल जो है जिसको आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री का है। तो स्टूडेंट्स आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे कि आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि अगर एक ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो तो आप उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। आइए स्टूडेंट्स ट्रायंगल की आखिरी टाइप को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स ये ट्रायंगल की फोर्थ टाइप होगी और ट्रायंगल की आखिरी टाइप होगी। इसका नाम है स्केलियन ट्रायंगल। क्या नाम है इसका? स्केलियन ट्रायंगल। आइए स्टूडेंट्स स्केलियन ट्रायंगल की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। A triangle is called a scalene triangle if measure of all the three sides are different। एक दफा दोबारा सुनिएगा। A triangle is called a scalene triangle if measures of all the three sides are different। तो स्टूडेंट्स आपने सुना कि ट्रायंगल के अगर तीनों साइड्स की मेजरमेंट डिफरेंट हो। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स की मेजरमेंट डिफरेंट हो तो ऐसी ट्रायंगल को आप क्या बोलते हैं? स्केलियन ट्रायंगल। आइए स्टूडेंट्स इसको एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि बात 100% आपको समझ आ जाए। आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाई है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाई है, इसका नाम ABC। अगर स्टूडेंट्स आपके पास AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर हो, BC की लेंथ 4 सेंटीमीटर हो, AC की लेंथ 3 सेंटीमीटर हो। आप देखिएगा जैसे कि आप देख रहे हैं लेंथ ऑफ AB आपके पास क्या है? 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ BC आपके पास क्या है? 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ AC आपके पास क्या है? 3 सेंटीमीटर। तो मुझे बताए क्या तीनों की साइड्स की मेजरमेंट सेम है या डिफरेंट है? तो यकीनन आपका जवाब होगा तीनों क्या है? डिफरेंट है। जैसे कि आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि अगर ट्रायंगल की तीनों साइड की मेजरमेंट डिफरेंट हो तो आप इसको स्केलियन ट्रायंगल बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाई जिसकी तीनों लेंथ की मेजरमेंट डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स ऐसी ट्रायंगल को आप स्केलियन ट्रायंगल बोलेंगे।
आइए नेक्स्ट डेफिनेशन को समझते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्केयर। स्टूडेंट्स स्केयर को आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, यकीनन आपको इसके बारे में थोड़ी सी ऑलरेडी इंफॉर्मेशन भी होगी, मगर इसकी डेफिनेशन को प्रॉपरली आज हम सीखेंगे। आप देखिएगा इसको बहुत ही आसान से इसकी डेफिनेशन है, आइए इसको समझते हैं। अ स्केयर इज अ क्लोज्ड फिगर इन अ प्लेन formed by 4 non-collinear points। दोबारा सुनिएगा, a square is a closed figure, जैसे कि आपने सुना स्केयर एक क्लोज फिगर होगी, एक बंद शक्ल होगी, इन अ प्लेन, एक प्लेन के अंदर, फॉर्म्ड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जो 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बना था। स्टूडेंट्स आपने सुना था कोलिनियर पॉइंट्स जो एक, दो या दो से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन पे लाई करें, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल होगा। दो या दो से ज़्यादा पॉइंट अगर एक लाइन पे लाई ना करें तो इनको आप नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, अ स्केयर इज अ closed figure in the plane formed by 4 non-collinear points such that lengths of all sides are equal। आपने सुना स्केयर की क्वालिटी क्या होती है कि उसकी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, एंड मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री, और चारों एंगल्स की डिग्री कितनी होगी, चारों एंगल की तादाद क्या होगी, 90 डिग्री होगी। चारों एंगल की तादाद क्या होगी, 90 डिग्री। आइए एक दफ़ा दोबारा डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद फिर इसकी एग्जाम्पल को समझेंगे। अ स्केयर इज अ क्लोज्ड फिगर इन द प्लेन फॉर्म्ड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स सच दैट लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स स्केयर की चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी और चारों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। आइए स्टूडेंट्स इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप देख रहे हैं मैं आपके सामने एक स्केयर बनाऊंगा बाय हैंड, हाथ के साथ। ये स्टूडेंट्स स्केयर की फिगर मैंने आपके सामने बना दी। आप देख रहे हैं कि स्केयर की चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। स्टूडेंट्स चारों लेंथ इसकी क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे कि आप देखिए लेंथ ऑफ ए बी आपके पास क्या है, 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ बी सी आपके पास क्या है, 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सी डी आपके पास क्या है, 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ डी ए या ए डी आपके पास क्या है, 4 सेंटीमीटर। जैसे कि आपने डेफिनेशन में सुना कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी और चारों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। एंगल ए भी 90 डिग्री का होगा, एंगल बी भी 90 डिग्री का होगा, एंगल सी भी 90 डिग्री का होगा और एंगल डी भी 90 डिग्री का होगा। तो स्टूडेंट्स चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के होंगे। तो जैसे कि आपने डेफिनेशन सुनी कि इसके चारों साइड्स इक्वल होंगे और चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट डेफिनेशन को, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है रेक्टेंगल। क्या नाम है इसका, रेक्टेंगल। आइए स्टूडेंट्स रेक्टेंगल की डेफिनेशन को पढ़ते और समझते हैं। अ फिगर formed in the plane by 4 non-collinear points is called a rectangle। आपने सुना a figure formed in the plane, एक फिगर जो एक प्लेन के अंदर बनी जाए, और कैसे बने, by 4 non-collinear points is called a rectangle। तो इसको आप क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स इसके बाद कुछ इसके मज़ीद पॉइंट्स भी डिस्कस करने हैं। जैसे कि देखिएगा इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। रेक्टेंगल की क्वालिटी क्या होगी कि उसकी ऑपोजिट साइड्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। दोबारा सुनिएगा, रेक्टेंगल की क्वालिटी क्या होगी
कि इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, इसकी ऑपोजिट साइड्स लेंथ में क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसके बाद इसका दूसरी क्वालिटी क्या होगी, द एंगल्स एट ईच वर्टेक्स इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, और इसके ईच वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। द एंगल एट ईच वर्टेक्स इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपने सुना कि इसके ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगे और इसका वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा ईच वर्टेक्स पे वो 90 डिग्री का होगा। तो स्टूडेंट्स रेक्टेंगल के बारे में आपने पर सुना कि ये एक फिगर होगी जो प्लेन के अंदर बनेगी, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनेगी। उसके बाद आपने सुना कि इसके ऑपोजिट साइड लेंथ में इक्वल होंगे। उसके बाद आपने सुना ईच वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। आइए स्टूडेंट्स इसको एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं ताकि आपको बात की और क्लियर समझ आ जाए। ये स्टूडेंट्स रेक्टेंगल की फिगर होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी ऑपोजिट लेंथ जो है वो इक्वल होगी। सपोज अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। सपोज अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसकी ऑपोजिट साइड ये होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, यानी ABCD। अगर मैं आपसे पूछूं इक्वल लेंथ कौन सी होगी तो आपका जवाब होगा AB इक्वल होगा DC के और AD इक्वल होगा BC के। जैसे कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होंगी लेंथ में। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि AD और BC आपस में इक्वल होंगे, AB और CD आपस में इक्वल होंगे। और आपने दूसरा पॉइंट पढ़ा कि इसका जो ईच वर्टेक्स होगा वो 90 डिग्री का होगा। स्टूडेंट्स एंगल A भी 90 डिग्री का होगा, एंगल B भी 90 डिग्री का होगा, एंगल C भी 90 डिग्री का होगा, एंगल D भी 90 डिग्री का होगा। तो आपने देखा कि इसका ईच वर्टेक्स जो है वो 90 डिग्री का होगा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट टॉपिक हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन पैरेललोग्राम है। स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम को भी आप जूनियर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, बट डिटेल डिस्कशन जो है वो हम अब इसकी करेंगे। आइए सबसे पहले पैरेललोग्राम की डेफिनेशन को समझते हैं। अ फिगर फॉर्म्ड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सुनी कि पैरेललोग्राम 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के अंदर बनेगी और एक प्लेन के अंदर बनेगी। 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनेगी और किसके अंदर बनेगी, प्लेन के अंदर बनेगी। इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। अ फिगर फॉर्म्ड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन द प्लेन इज कॉल्ड पैरेललोग्राम if its opposite sides are of equal length। जैसे आपने सुना कि इसकी opposite side जो है वो equal होंगी लेंथ के अंदर। its opposite sides are of equal length, इसकी opposite sides लेंथ में equal होंगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं The opposite sides are parallel। इसके बाद आपने सुना इसकी opposite side जो है वो parallel होगी। फर्स्ट पॉइंट आपने स्टूडेंट्स क्या सुना था कि इसकी opposite sides equal होंगी लेंथ में। दूसरा पॉइंट आप सुन रहे हैं कि उसकी sides opposite sides parallel होंगी। तीसरा पॉइंट आप सुन रहे हैं its measure of none of angle is 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसका कोई एंगल भी 90 डिग्री का नहीं होगा। एक दफ़ा दोबारा मेरी बात सुन लीजिएगा, इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। दूसरा पॉइंट आपने सुना इसके ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होंगे। तीसरा पॉइंट आपने सुना कि इसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। तो आइए स्टूडेंट्स इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको डेफिनेशन 100% समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने पैरेललोग्राम की शेप बनाऊंगा। देखिएगा पैरेललोग्राम जैसे कि आपको पहले भी इसका आइडिया है। ये स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम की शेप होगी। ये स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम की शेप होगी। आप देख रहे हैं A B C
डी। तो आप देख रहे हैं कि इसकी ऑपोजिट साइड यानी ए बी और सी डी ये आपस में इक्वल होंगी और दूसरा पॉइंट जैसे वो पैरेलल भी होंगी। इस तरह ए डी और बी सी ये स्टूडेंट्स अपोजिट साइड्स होंगी, ये लेंथ में इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ए डी और बी सी दोनों पैरेलल लाइंस है, ये देखें पैरेलल लाइंस है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये दोनों कौन सी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं। को जितना मर्जी आप लंबा कर ले ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद आपने तीसरा पॉइंट पढ़ा कि इसका कोई एंगल 90 का नहीं होगा। तो आप देखें ये भी 90 का नहीं होगा, एंगल ए भी 90 का नहीं होगा, एंगल बी भी 90 का नहीं होगा, एंगल सी भी 90 का नहीं होगा, एंगल डी भी 90 का नहीं होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने तीनों पॉइंट्स को डिस्कस कर दिया पैरेललोग्राम को कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी। उसके बाद आपने पढ़ा कि कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा डिस्टेंस फार्मूला। स्टूडेंट्स ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला जो है वो पूरे 9th चैप्टर में इस्तेमाल होगा। सबसे पहले आपको 9th डिस्टेंस के बारे में समझना, इसका फार्मूला लिखना, इसकी ज़रूरी चीज़ें जो समझना है वो इंतहाई ज़रूरी है ताकि आपको इसके बारे में कुछ अवेयरनेस हो। तो आइए डिस्टेंस फार्मूला को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए डिस्टेंस फार्मूले को आप किस लेटर से डिनोट किया करेंगे। स्टूडेंट्स आपने लोअर केस में डी लिखना है। फार्मूला होगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1। ये जो सीधी लाइनें हैं स्टूडेंट्स इसको आप एब्सोल्यूट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसको एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, इसको मॉड्यूलस भी बोलेंगे। तो आप इसको मॉड्यूलस यहाँ पे बोल लें, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको मॉड बोला करेंगे। तो आप लिखेंगे x2 माइनस x1 मॉड्यूलस होल मॉड्यूलस एंड होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल मॉड्यूलस एंड होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस का फार्मूला होगा जो आपने अभी कुछ देर पहले देखा। स्टूडेंट्स आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझना है वो ये है कि डिस्टेंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन ज़ीरो। डिस्टेंस का जवाब हमेशा ज़ीरो से बड़ा आएगा, यानी ज़ीरो का से बड़े आने का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस का जवाब हमेशा पॉजिटिव आएगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सपोज अगर आपका डिस्टेंस नेगेटिव आ जाता है तो आपका सवाल का जवाब गलत आएगा। तो स्टूडेंट्स आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने एक नई बात लिख रखी है, ऑर्डर पेयर। स्टूडेंट्स अगर आप ब्रैकेट के अंदर x और y को लिख लेते हैं तो फर्स्ट वैल्यू x को रिप्रेजेंट करेगी और सेकंड वैल्यू y को रिप्रेजेंट करेगी, और ये पूरी वैल्यू को आप क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर। इस पूरी वैल्यू को आप स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर। तो आप देख रहे हैं कि ऑर्डर पेयर है। जैसे मैं अब आपके सामने कुछ आपको समझाने के लिए ज़्यादा ऑर्डर पेयर्स लिखूंगा, जैसे आप देख रहे हैं x y x y x y। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने 3 ऑर्डर पेयर्स लिखे हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे पता चलेगा ये फर्स्ट वाला है, कैसे पता चलेगा ये सेकंड वाला है, कैसे पता चलेगा ये थर्ड वाला ऑर्डर पेयर है। अभी आप देख रहे हैं तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो कैसे पता चलेगा ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, कैसे पता चलेगा ये सेकंड ऑर्डर पेयर है, कैसे पता चलेगा थर्ड ऑर्डर पेयर है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड को आसानी से समझने के लिए मैथमेटिशियंस ने क्या कर दिया, इनकी नंबरिंग लगाना शुरू कर दी। नंबरिंग कैसे लगाते हैं, x1 y1 x2 x2 y2 x3 y3। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैथमेटिशियंस ने ऑर्डर पेयर को समझने के लिए यानी इनकी नंबरिंग को समझने के लिए कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, इनके साथ नंबर लगाने शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब आप देख रहे हैं x1 y1 ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करेगा, x2 y2 वो सेकंड ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करेगा, x3 y3 वो थर्ड ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट्स इसमें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो x1 है इसको आपने x के साथ लिखना है ऐसे छोटा सा करके।
बाज़ स्टूडेंट इसको ऐसे लिख देते हैं, बाज़ स्टूडेंट ऊपर एक्सपोनेंट लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जब फार्मूला ही ठीक नहीं होगा तो मेथड को चेक करने की मैं समझता हूँ ज़रूरत बाकी नहीं रहती। तो स्टूडेंट्स आपका फार्मूला 100% एक्यूरेट होना चाहिए। जब आपका फार्मूला ठीक होगा तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका बाकी क्वेश्चन भी ठीक हो सकता है, अगर उसमें किसी किस्म की कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, जब भी आपको x1 लिखना है, x2 लिखना है, तो x के साथ छोटा सा 2 लिखना है। ये 2 सेकंड वैल्यू ऑफ x को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आप देखें, ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये x3 होगा, इस तरह ये चलता चलेगा। x1 फर्स्ट वैल्यू ऑफ x को रिप्रेजेंट करेगा, x2 सेकंड वैल्यू ऑफ x को रिप्रेजेंट करेगा, x3 थर्ड वैल्यू ऑफ x को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह y की वैल्यूज़ भी है, y1, y2, y3 एंड सो ऑन। y1 स्टूडेंट्स फर्स्ट वैल्यू ऑफ x को रिप्रेजेंट करेगा, y2 सेकंड वैल्यू ऑफ x को सेकंड वैल्यू ऑफ y को रिप्रेजेंट करेगा, y3 थर्ड वैल्यू ऑफ y को रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट्स तो ये समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम नंबर्स को लिखते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ डिस्टेंस के फार्मूले को समझा कि डिस्टेंस का फार्मूला है क्या, उसको लिखना कैसे है। उसके बाद आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी, डिस्टेंस इज़ ग्रेटर दैन 0, जिसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अगर आप डिस्टेंस का आंसर नेगेटिव लाते हैं तो ये आपका सवाल ही गलत समझा जाएगा। आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स 9 पॉइंट एक्सरसाइज की स्टेटमेंट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो स्टूडेंट्स आपको इन पेयर्स, जो पेयर्स आपको गिवन है, इनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 9.1 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो सब के सब शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं आपको सादा लफ्ज़ों में ऐसे भी बता सकता हूँ कि 9.1 के सारे क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 2 मार्क का क्वेश्चन ये आपको पेपर में आएगा। तो स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, डिस्टेंस है। स्टूडेंट्स 9.1 अगर आपको समझ आ जाएगी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 9.2 समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए 9.1 को बेस समझा जाता है और बेस को आपको अच्छे और इफेक्टिव तरीके से समझना है। तो आइए स्टूडेंट्स हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने ए को ऊपर लिखा और बी को नीचे लिखा। तो स्टूडेंट्स इसको ऊपर नीचे लिखने का हमें क्या फ़ायदा होगा वो आइए समझते हैं। सबसे पहले आप फार्मूला लिखिए। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस ऑफ ए बी आपको फाइंड करना है और इसका मेथड होगा डिस्टेंस x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इसका मॉडुलस और स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल मॉडुलस होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स फार्मूला होगा डिस्टेंस का। आप देख रहे हैं कि मैंने a को ऊपर लिखा और b को नीचे लिखा। स्टूडेंट्स फार्मूले के अकॉर्डिंग x2 में से x1 को माइनस करना है। अगर आप देखें, अगर आप a को फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे तो ये स्टूडेंट्स 9 जो है वो आपका x1 होगा। अगर आप b को सेकंड नंबर पे लिखेंगे तो आपका 7 क्या होगा? x2। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, अगर आप a को फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे तो 9 क्या कहलाएगा? x1। और अगर आप b को सेकंड नंबर पे लिखेंगे तो 7 क्या कहलाएगा? x2। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बड़ा आसान इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, इसमें आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। आप a को ऊपर लिखें, b को नीचे लिखें और नीचे से ऊपर माइनस कर दें। क्या करें? नीचे से ऊपर माइनस। क्यों? क्योंकि आपने अकॉर्डिंग टू फार्मूला सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। तो देखें
7 माइनस होगा 9 में से, 2 माइनस होगा 2 में से। फर्स्ट टर्म में से माइनस, सेकंड टर्म में से माइनस। तो बिल्कुल आप ऐसे करें, ए को ऊपर लिखें, बी को नीचे लिखें और नीचे से ऊपर माइनस कर दे, बगैर सोचे समझे आप लिख सकते हैं 7 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। बहुत आसान होगा स्टूडेंट्स आपके लिए इसको समझना। जैसे कि मैंने बताया कि आप क्या करें, ये देखिएगा 9 2 7 2। आप क्या करें, 9 में से 7 में से 9 माइनस कर दें, 2 में से 9 माइनस, 2 में से 2 माइनस कर दें, 7 में से 9 माइनस, 2 में से 2 माइनस। बिल्कुल आसान तरीका होगा, इससे आपका क्वेश्चन 100% सही आएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख लिया। अब देख रहे हैं फार्मूले में मॉड्यूलस लिखा था, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई है। स्टूडेंट्स आप मॉड्यूलस भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, बट आप फार्मूले में ज़रूर मॉड्यूलस लगाएं। क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अगर आपने मॉड्यूलस लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अब देख रहे हैं 7 में से 9 माइनस करेंगे, माइनस 2 स्क्वायर आएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 स्क्वायर आएगा एंड होल स्क्वायर रूट। यू नो दैट स्क्वायर माइनस को भी मिलेगा, 2 को भी मिलेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 0। तो स्टूडेंट्स 4 प्लस 0 ये क्या बन जाएगा 4, और डिस्टेंस ऑफ ए बी वो स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। एक दफ़ा दोबारा देखिएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 4 में 0 प्लस कर दें 4 आ गया, और 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपने डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए इज 2 माइनस 6, वैल्यू ऑफ बी इज 3 माइनस 6। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने क्वेश्चन 1 के ए पार्ट को सॉल्व किया है, इस तरह आप क्वेश्चन 1 के बी पार्ट को भी सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले आप याद रखिएगा, आपको डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करना है। आप ए को पहले लिखेंगे, बी को बाद में लिखेंगे, जैसे मैंने ए को पहले लिखा, बी को बाद में लिखा। उसके बाद आप फार्मूला लिखेंगे, मॉड्यूलस x2 माइनस x1 मॉड्यूलस और स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड्यूलस और स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपने होल स्क्वायर रूट ले लिया। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, ए ऊपर लिखें, बी नीचे लिखें और ऊपर से नीचे माइनस कर दें। कैसे माइनस करेंगे, 3 माइनस 2, ऊपर से नीचे से ऊपर माइनस करेंगे। नीचे 3 लिखा है, ऊपर 2 लिखा है, तो आप इसको लिखेंगे 3 माइनस 2। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, x2 में से x1 को माइनस करना है। अब इसको माइनस 6 माइनस माइनस 6 कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको माइनस 6 माइनस माइनस 6 और इसका स्क्वायर, माइनस 6 माइनस माइनस 6 और इसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोबारा एक दफ़ा देख लें ताकि आपको क्वेश्चन की समझ आ जाए। 3 माइनस 2 माइनस 6 माइनस माइनस 6, ये स्टूडेंट्स आपने दोनों को माइनस कर दिया। अब आप देख रहे हैं 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद माइनस 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 और इसका स्क्वायर। You know that square of 1 is equal to 1, माइनस 6 प्लस 6 तो जवाब 0 आ जाएगा। माइनस 6 प्लस 6 जवाब 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। 1 में 0 ऐड कर दें तो 1 आ गया। और स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ जाएगा, 1। 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 1। और आप देख रहे हैं ये 1 जो है वो पॉजिटिव नंबर है और ग्रेटर देन 0 है। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, विच मीन्स दैट डिस्टेंस का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड किया और इसका आंसर हमारे पास
1 आया विच इज ग्रेटर देन 0। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए वी हैव -8 1 एंड वैल्यू ऑफ बी वी हैव 6 1। तो जैसे कि आपको पता है कि आपने ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो स्टूडेंट्स आपने जब भी क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करना है ए को ऊपर लिख लेना है, बी को नीचे लिख लेना है, ताकि हम इसको हमारे मेथड के मुताबिक आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसको लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे ए बी डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू डी x2 माइनस x1, इसका स्केयर आ जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, इसका स्केयर आ गया, एंड होल स्केयर रूट। तो स्टूडेंट्स आपने दोनों का डिस्टेंस का फार्मूला लिख लिया। आप देख रहे हैं कि हमने फार्मूला लिखा x2 माइनस x1 मॉड्यूलस होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 मॉड्यूलस होल स्केयर एंड होल स्केयर रूट। अब देख रहे हैं वैल्यू ऑफ ए भी हमारे पास अवेलेबल है, वैल्यू ऑफ बी भी अवेलेबल है। x2 में से x1 को माइनस करना है, जैसे कि आपको पता है 6 में से आप किसको माइनस करेंगे, 8 को। आप लिखेंगे 6 माइनस माइनस 8, इसका होल स्केयर, प्लस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और इसका होल स्केयर एंड होल स्केयर रूट। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपने देखा 6 में से आपने माइनस किया है माइनस 8 को, 1 में से माइनस किया है 1 को। 6 माइनस इंटू माइनस 8 प्लस 1 माइनस 1। दोबारा देखें 6 में से किसको माइनस करेंगे, माइनस 8 को, और 1 में से किसको माइनस करेंगे, 1 को। तो ये स्टूडेंट्स आपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन वैल्यूज़ को माइनस कर दिया। आगे देखिएगा 6 माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा और 8 आ जाएगा होल स्केयर, प्लस 1 माइनस 1 ये स्टूडेंट 0 हो जाएगा। 6 प्लस 8 14 आ जाएगा, 14 का स्केयर प्लस 0। You know that square of 14 is equal to 196 plus 0। अब स्टूडेंट्स 196 में 0 प्लस कर देंगे 196 आ जाएगा। 196 में आपने क्या प्लस कर दिया, 0, आंसर क्या आ जाएगा 196। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑफ ए बी वो इक्वल आ जाएगा 196 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 14। जैसे कि आपने देखा कि हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया और इसका आंसर हमारे पास 14 आया। और स्टूडेंट्स आपको पता है 14 इज अ पॉजिटिव नंबर एंड ग्रेटर देन 0। तो कंडीशन जो आपको रिक्वायर थी कि डिस्टेंस का आंसर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, यानी पॉजिटिव आना चाहिए, वो 100% ट्रू प्रूव हुई। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट इन क्वेश्चंस का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुश्किल सवाल समझा जाता है। इसको आपको ज़्यादा अटेंशन से समझना है ताकि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ जाए। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप बुक में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट हमारे पास अवेलेबल है -4 स्क्वायर रूट 2 और बी आपके पास है -4 -3। तो स्टूडेंट्स आपको डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपने फार्मूला लिख लिया। अब जैसे कि आपने फार्मूला लिखा और आपने पढ़ा था कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, क्योंकि फार्मूला आपका ऐसा है x2 में से x1 को माइनस करना है। -4 माइनस -4 होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं -4 में से माइनस कर दिया है -4 को। इस तरह -3 में से माइनस कर देंगे स्क्वायर रूट 2 को, प्लस -3 माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड होल स्क्वायर रूट। -4 माइनस -4 -3 माइनस स्क्वायर रूट 2।
ये स्टूडेंट्स आपने दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर दिया। अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख रहे हैं ये -4 है, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके +4 हो गया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया +4। अब स्टूडेंट्स आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्क्वायर एक्सपेंड कर लें, स्क्वायर को क्या कर लें एक्सपेंड कर लें, बिकॉज 3 - 3 में से स्क्वायर रूट 2 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ आप इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लें। और सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप इनमें से माइनस कॉमन ले लें। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, इनमें से माइनस कॉमन ले लें। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर तो एक्सपेंड करने से हम रहे, क्योंकि स्क्वायर एक्सपेंड करने से क्वेश्चन और लेंथी हो जाएगा, तो आई थिंक सो कि इसमें से माइनस कॉमन लेना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो स्टूडेंट्स हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, जो नेगेटिव है ऑलरेडी वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जो नेगेटिव है ऑलरेडी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स -3 था +3 हो गया, -√2 था तो +√2 हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं -4 + 4 ये 0 आ जाएगा, और 0 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर आप शेयर कर देंगे, फर्स्ट टर्म को भी मिलेगा और ये स्क्वायर माइनस को भी मिलेगा। स्क्वायर माइनस को भी आप शेयर कर देंगे और 3 + 2 स्क्वायर रूट को भी शेयर कर देंगे। सुन, जब आप माइनस को शेयर करेंगे ये प्लस हो जाएगा, और जब ये 3 + स्क्वायर रूट 2 को मिलेगा तो स्टूडेंट्स ये भी स्क्वायर ऑफ 3 + स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर ऑफ 3 + स्क्वायर रूट 2। याद रखिएगा माइनस को आपने स्क्वायर शेयर किया तो प्लस हो गया, इसको जब शेयर करेंगे तो एज इट इज़ लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं 0 का स्क्वायर तो 0 ही आ जाएगा, और इसको आपने एक्सपेंड नहीं करना, जैसे कि हमने पहले भी डिसाइड किया था कि इसका स्क्वायर हमने एक्सपेंड नहीं करना। अब स्टूडेंट्स 0 में इसको ऐड कर देंगे तो यही आंसर आ जाएगा 3 + स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के साथ स्टूडेंट्स अब क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपने देखा डिस्टेंस ऑफ ए बी, आप देख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी का आंसर हमारे पास आ गया 3 + स्क्वायर रूट 2। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारे पास ये पॉजिटिव आंसर आया है, नेगेटिव आंसर नहीं आया। और आपने पॉजिटिव लाने के लिए ये इस स्टेप में से माइनस कॉमन लिया था। आप देख रहे हैं ना, इस स्टेप से इस स्टेप में हमने माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया था। उसकी वजह क्या थी कि हमारे डिस्टेंस का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, दैट्स वाई आपने दोनों वैल्यूज़ में से माइनस कॉमन लिया और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया और आंसर आपके पास पॉजिटिव आ गया। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का ई और क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट जैसे कि आप बुक पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो सेम एज क्वेश्चन 1 के ए बी सी डी पार्ट जैसा है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों पार्ट्स को आपने खुद ट्राई करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, आइए इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। लेट P be the point on x-axis with x coordinate A and Q be the point on y-axis with y coordinate B as given below. Find the distance between P and Q. आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। जैसे कि आपने सुना कि P x एक्सिस पे लाई करता है और उसके पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू a है, इस तरह q जो है वो y एक्सिस पे लाई करता है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपके पास b है। तो आइए स्टूडेंट्स इस बात को हम समझते हैं, आपको बड़ी अच्छे तरीके से मेरी बात इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आप देखिएगा p है आपके पास, p इसमें आपके पास ऑर्डर पेयर है x y और Q ऑर्डर पेयर है x y। स्टूडेंट्स इसमें x की जगह x की वैल्यू आपके पास क्या अवेलेबल है a, x की वैल्यू आपके पास क्या अवेलेबल है a और y की वैल्यू क्या अवेलेबल है b। इसी तरह Q में देखिएगा x की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है a और y की वैल्यू क्या अवेलेबल है b।
x की वैल्यू a, y की वैल्यू b। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में वैल्यू ऑफ a आपके पास है 9 और ये स्टूडेंट्स a किसको रिप्रेजेंट करेगा, p को। आप स्टूडेंट्स a की जगह लिखेंगे 9 और b की वैल्यू इसमें आपके पास नहीं है, b की वैल्यू आपके पास नहीं है। स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा b की वैल्यू आपको q में अवेलेबल है। अब मेरी बात दोबारा सुने, x a को रिप्रेजेंट करेगा और वो p में आपके पास अवेलेबल है। स्टूडेंट्स p में आपके पास x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू यानी b की वैल्यू अवेलेबल नहीं है यानी 0 होगी। इस तरह q में आपके पास x की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू है यानी b की वैल्यू है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 0 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। दोबारा देखें, p में x की वैल्यू है 9 और y की वैल्यू कोई नहीं है मतलब 0 होगी। q में y की वैल्यू 7 है और x की वैल्यू नहीं है मतलब क्या हो जाएगी 0। स्टूडेंट्स आपको डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फाइंड करना है। उसका मेथड जैसे कि आप देख रहे हैं, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। तो आइए स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फाइंड करते हैं। जैसे कि आपको पता है x2 में से x1 को माइनस करना है तो हम 0 में से 9 को माइनस कर देंगे, 0 माइनस 9 इसका स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0, 7 माइनस 0 इसका स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 0 माइनस 9 और 7 माइनस 0 आपने लिखा, 0 में से 9 माइनस कर देंगे माइनस 9 का स्क्वायर आ जाएगा, 7 में से 0 माइनस कर देंगे 7 का स्क्वायर आ जाएगा। एज यू नो स्क्वायर माइनस का भी मिलेगा 9 को भी मिलेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49 और होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स 81 के अंदर आप 49 ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 130 स्क्वायर रूट। क्या आंसर आएगा 130 स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ पी क्यू का। स्टूडेंट्स आप स्क्वायर रूट 130 को ऐसे भी रहने दे सकते हैं, इसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आप देख रहे हैं अगर आप इसको ऐसे रहने देंगे फिर भी ये पॉजिटिव आंसर है, अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे फिर भी ये पॉजिटिव आंसर है, क्योंकि डिस्टेंस का आंसर हमें पॉजिटिव चाहिए होती है, दैट्स वाई डिस्टेंस का आंसर पॉजिटिव लाना ज़रूरी होता है। इस तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह का है। इसमें भी आपको वैल्यू ऑफ a गिवन है और वैल्यू ऑफ b गिवन है। जैसे कि आप देख रहे हैं वैल्यू ऑफ a आपके पास b में, वैल्यू ऑफ a आपके पास p में अवेलेबल है और वैल्यू ऑफ q आपके पास b में अवेलेबल है। यानी आप ये कह सकते हैं कि आपके पास वैल्यू ऑफ p में a गिवन है और b गिवन नहीं है, वैल्यू ऑफ q में आपके पास b अवेलेबल है और q नहीं है। तो आप देख रहे हैं वैल्यू ऑफ a आपके पास 2 है और वैल्यू ऑफ b नहीं है, वैल्यू ऑफ q आपके पास 0 है और वैल्यू ऑफ b आपके पास 3 है। तो स्टूडेंट्स आपको डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ पी क्यू का फार्मूला होगा, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू का फार्मूला होगा x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और होल वैल्यू का स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपने डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फाइंड कर दिया। अब आप देख रहे हैं 2 में से x2 में से x1 को माइनस करना है तो मीन 0 में से 2 को माइनस करेंगे, 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। आपने कैसे माइनस किया, 0 में से 2 को माइनस कर दिया, 3 में से 0 को माइनस कर दिया। आइए स्टूडेंट्स इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। आप देख रहे हैं 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, 3 में से 0 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा एंड होल स्क्वायर रूट। इसके बाद स्टूडेंट्स -2 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास +4 और +3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, -2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 + 9 13 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑफ पी क्यू होगा। क्या होगा
डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, और इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट 13। क्या आंसर आएगा? स्क्वायर रूट 13। क्या आंसर आएगा स्टूडेंट इसका? स्क्वायर रूट 30। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसका मेथड सेकंड और फर्स्ट पार्ट जैसा ही है। इसके अंदर आप देख रहे हैं वैल्यू ऑफ ए आपके पास अवेलेबल है और वो p की वैल्यू है और उसमें b की वैल्यू नहीं है तो वो 0 हो जाएगी। q में वैल्यू ऑफ b आपके पास अवेलेबल है, वैल्यू ऑफ a नहीं है तो वो क्या हो जाएगी? 0। अब देख रहे हैं वैल्यू ऑफ a -8 है, वैल्यू ऑफ b आपके पास 6 है, तो हमने p में वैल्यू ऑफ a पुट कर दी, q में वैल्यू ऑफ p पुट कर दी। तो स्टूडेंट्स आपको डिस्टेंस ऑफ p q फाइंड करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका डिस्टेंस हो जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस x2 - y1 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स इसका मेथड होगा, जैसे कि आप इस चीज़ को हाथ से अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। x2 में से x1 को माइनस करेंगे, 0 - -8 इसका स्क्वायर प्लस 6 - 0 इसका स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। 0 में से 8 को माइनस कर देंगे, 6 में से 0 को माइनस कर देंगे। आप देख रहे हैं माइनस इंटू माइनस प्लस 8 और होल स्क्वायर आ जाएगा, 6 - 0 ये 6 हो जाएगा और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 0 स्टूडेंट्स 0 में 8 प्लस कर देंगे, 8 आ जाएगा होल स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। तो स्टूडेंट्स 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 36। 8 का स्क्वायर आपके पास क्या आ गया? 64 प्लस 36। तो स्टूडेंट्स 64 में आप 36 ऐड कर देंगे, द आंसर विल बिकम 100। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 100। सो स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑफ पी क्यू आप देख रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 10। 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 10। ये स्टूडेंट्स आपके पास डिस्टेंस ऑफ पी क्यू होगा। आप देख रहे हैं 10 एक पॉजिटिव नंबर है और ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का आप फोर्थ पार्ट बुक पे देख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वैल्यू ऑफ a -2 है, वैल्यू ऑफ b -3 है। तो स्टूडेंट्स इसका मेथड बिल्कुल इस क्वेश्चन जैसा जो आपने अभी परफॉर्म किया। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आपने खुद परफॉर्म करना है। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं। जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट हमारे पास है। वैल्यू ऑफ a वी हैव स्क्वायर रूट 2 और वैल्यू ऑफ b वी हैव स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ b वी हैव 1। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि आपके पास वैल्यू ऑफ a स्क्वायर रूट 2 है, p में आपके पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू नहीं है मतलब 0 है, q में आपके पास b की वैल्यू है, a की वैल्यू नहीं है मतलब 0 है। तो आप क्या करेंगे, p में a की जगह स्क्वायर रूट 2 पुट करेंगे, q में b की जगह 1 पुट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, पी क्यू डिस्टेंस इज इक्वल टू d स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स आपने फार्मूला लिख दिया। और जैसे कि आपको पता है कि सेकंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। 0 में से स्क्वायर रूट 2 को माइनस करेंगे, 0 माइनस स्क्वायर रूट 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 1 में से 0 को माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0 और इसका होल स्क्वायर और होल वैल्यू का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए 0 माइनस स्क्वायर रूट 2, 1 माइनस 0 ये आपने लिख दिया। 0 में से स्क्वायर रूट 2 को माइनस करेंगे, माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 में से 0 को माइनस करेंगे, 1 स्क्वायर आ जाएगा और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स स्क्वायर शेयर होगा, ये माइनस को भी मिलेगा और स्क्वायर रूट 2 को भी मिलेगा।
माइनस को मिलेगा तो स्टूडेंट्स ये प्लस हो जाएगा, और 2 को स्क्वायर रूट मिलेगा तो कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर आप देख रहे हैं 1 हो जाएगा होल स्क्वायर रूट। इस तरह स्टूडेंट डिस्टेंस ऑफ पी क्यू जो है वो इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 के। आपने देखा डिस्टेंस ऑफ पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 के। स्टूडेंट्स आप स्क्वायर रूट 3 को सॉल्व भी कर सकते हैं, इसका आंसर 1.732 आएगा। अगर आप इसको ऐसे भी रहने दें या इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें, स्टूडेंट दोनों कंडीशन में इसका आंसर प्लस आ रहा है, यानी इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। जो कंडीशन आपको रिक्वायर है, यानी डिस्टेंस जो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 प्रूव हो रहा है। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, a इज इक्वल -9 एंड b इज इक्वल -4। तो स्टूडेंट्स इसका मेथड बिल्कुल हमारे लास्ट क्वेश्चन जैसा है। स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को खुद परफॉर्म करना है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, ताकि आप में परफेक्शन आ सके। यू नो दैट जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ही आप में परफेक्शन आएगी। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।